हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत पालीवाल आरपीएससी अड्डा मध्य प्रदेश पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कॉस्ट शीट। तो आज हम कॉस्ट शीट के कंसेप्ट को समझने वाले हैं और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेने वाले हैं कॉस्ट शीट के। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि वह बच्चे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन बच्चों से गुजारिश है कि वह तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से बेनिफिट आप ही का होने वाला है। एग्जाम से रिलेटेड अपडेट और हम जो भी आपके लिए ला रहे हैं वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले से पता चल जाती है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है वो बिल्कुल करें। ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और हमारे इस पेज पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उन बच्चों को मैं बता दूं कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम दे रहे हैं। तो जो बच्चे एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आज यह जो कोर्स है, यह कोर्स बहुत ही किफायती कीमत में मिल रहा है। मात्र 999 रुपए में आपको मिल रहा है। तो इसे तुरंत परचेज करें, आज का दिन जाने ना दें। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, ये टेस्ट सीरीज आ रही है अपनी टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए की पोस्ट के लिए। इसमें हमने 10 मॉडल पेपर बनाए हैं। तो ये जो 10 मॉडल पेपर है, इसमें 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और यह एग्जाम पैटर्न पर बने हुए क्वेश्चंस हैं। तो यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको मिस ना करें। मात्र 99 रुपए में यह मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास आ सकते हैं। आप इन्हें वक्त रहते सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन कॉस्ट शीट स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले अपन समझते हैं कॉस्ट शीट में जो आने वाली चीजें हैं वो क्या हैं, वो ये रही। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब लागत के तत्व। तो लागत के तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तो भाई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 तरह के होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंसेस। अब मटेरियल जो होता है ना, वो मटेरियल 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल, इस पे भयंकर हम कंट्रोलिंग करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल को हम ओवरहेड कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल की स्टडी हम करते हैं ओवरहेड नाम के चैप्टर में। इसी प्रकार जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, जिसे हम लेबर बोलते हैं, तो लेबर क्या होता है? लेबर भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर को भी ओवरहेड कहा जाता है। और एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ओवरहेड कहा जाता है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों की जो कॉस्ट जोड़ते हैं अपन, तो यह बन जाती है अपनी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों के जोड़ को प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है, जिसे हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो तीनों इनडायरेक्ट चीजें हैं, इन्हें हम कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ऊपरी व्यय। अब ओवरहेड के लिए देखना पड़ता है फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ओवरहेड कहां लग रहे हैं, ओवरहेड कहां लगे। अगर ओवरहेड का रिलेशन फंक्शन किससे है? फैक्ट्री में काम हो रहा है, फैक्ट्री बोलो, वर्क्स बोलो, प्रोडक्शन बोलो, मैन्युफैक्चरिंग पे बोलो। तो अगर ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहे हैं, फैक्ट्री में हो रहे हैं, वर्क्स ओवरहेड हो रहे हैं, तो ये सब कहलाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर ओवरहेड ऑफिस में हो रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहे हैं तो कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब बात ये आती है कि हमें कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको क्या करना है? ये सारे खर्चों को जोड़ना है और टोटल कॉस्ट निकालनी है। उसमें प्रॉफिट को ऐड करना है, आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। पर कॉस्ट को कैसे जोड़ें? पहले हम कौन सी यूनिट लगाएं, दूसरी यूनिट कौन सी होगी, तीसरी यूनिट कौन सी होगी, मतलब यहाँ सीक्वेंस क्या होगी? इन सारे खर्चों को जोड़ना है। ए टू जेड तक सारे खर्चों को जोड़ दोगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये सारे खर्चे हैं, किस सीक्वेंस में जोड़ेंगे? तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये सबसे बड़ी ईंट जो दिख रही है मटेरियल, सेकंड अपने को दिख रहा है लेबर और थर्ड अपने को दिख रहा है एक्सपेंसेस। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर इनको जोड़ना कैसे?
सबसे पहले इनके डायरेक्ट वाले पार्ट को जोड़ना है, फिर इनडायरेक्ट पार्ट को ओवरहेड कहते हैं, और ओवरहेड कई प्रकार के होते हैं, तो इन्हें कैसे जोड़ना है, कॉस्ट शीट कैसे बनेगी उसे समझते हैं। तो मैं एक कॉस्ट शीट वो ले रहा हूं जिसमें इन्वेंट्री नहीं दे रखी है, ना तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। इन्वेंट्री नहीं दे रखी है, स्टॉक नहीं दे रखा है। भाई हमारे पास जो इन्वेंट्री हो सकती है यहां वो होती है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है पता है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस पता है आपको, और फिनिश गुड्स भी पता है। रॉ मटेरियल कहां पाया जाता है, स्टोर रूम में। वर्क इन प्रोग्रेस कहां देखने को मिलता है, फैक्ट्री में। और हमारे वेयर हाउस या गोडाउन में क्या देखने को मिलता है, फिनिश गुड्स देखने को मिलता है, हमें पता है। तो बात यह आ रही है कि सबसे पहले मैं डायरेक्ट मटेरियल को लेने वाला हूं, फिर मैं डायरेक्ट लेबर को लेने वाला हूं, फिर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेने वाला हूं। इन तीनों की टोटल को प्राइम कॉस्ट कहने वाले हैं। तो हमें कॉस्ट शीट देख लेते हैं विदाउट इन्वेंट्री वाली। तो ये कॉस्ट शीट अपने पास बनी हुई है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने कहा था आपको एक ईंट अपन ने लगाई डायरेक्ट मटेरियल की, फिर उसमें जोड़ा डायरेक्ट लेबर, फिर उसके ऊपर जोड़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो बिल्डिंग बनती है, ये जो बिल्डिंग बनी है हमारी, ये जो बिल्डिंग बनी है इसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं इसे, प्राइम कॉस्ट। अब अभी मैं कॉस्ट शीट आपको कौन सी समझा रहा हूं, जब विदाउट स्टॉक, जब कोई स्टॉक नहीं होगा, ना रॉ मटेरियल ना WIP, किसी का भी स्टॉक नहीं ले रहा हूं मैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां क्या लिखा मैंने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की टोटल को हमने कहा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई। अब प्राइम कॉस्ट में एक यह फ्लोर और जोड़ रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अगर मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, प्रोडक्शन के खर्चे अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में मैं फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देता हूं तो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है, मतलब वर्क कॉस्ट बन जाती है। तो ये बन जाएगी वर्क कॉस्ट, ये बन जाएगी अपनी वर्क कॉस्ट। ये अपना सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर क्या था, प्राइम कॉस्ट। सेकंड आंसर क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड और जोड़ देता हूं। फैक्ट्री कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट में मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और जोड़ देता हूं, तो मेरा थर्ड आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और उत्पादन की लागत में मैं लास्ट जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और जोड़ देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं अपन, टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरी। और टोटल कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ देता हूं तो बन जाएगी सेल्स। तो हमें कॉस्ट शीट कोई पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमें आना चाहिए। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को दो भाग में बांट देते हैं अपन। एक वह फॉर्मेट जिसमें स्टॉक ना दे रखा हो, विदाउट स्टॉक। कैसे दिमाग में रखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की, फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की, फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इन तीनों डायरेक्ट को जोड़ेंगे तो हमारी आएगी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ओवरहेड को, लेकिन कौन सा ओवरहेड, फैक्ट्री का ओवरहेड। तो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो हमारी आएगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस के खर्चों को जोड़ देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ देंगे तो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाती है वो। टोटल कॉस्ट बोलो या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो हमारी सेल्स आ जाएगी। ऐसे बनेगी कॉस्ट शीट। अब हम एक कॉस्ट शीट का वो फॉर्मेट देखते हैं जिसमें अपने को रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो। जब हमें तीनों तरह के स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखे होते हैं तो इन्वेंट्रीज दे रखी है। अब तो अब अपन पढ़ेंगे कॉस्ट शीट का वह फॉर्मेट जिसमें अपने को इन्वेंट्रीज भी दे रखी है। तो सबसे पहले हम जब निकालते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो जो आप डायरेक्ट मटेरियल बोल रहे थे वो कहलाता है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो उस मटेरियल कंज्यूम को कैसे निकाला जाता है वो समझना। सबसे पहले लिखेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम ऐड करेंगे परचेस को, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में ध्यान रखना, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में परचेस करते समय जो खर्चा हो रहा है वो भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे कैरिज इनवर्ड को इंक्लूड किया जाता है, कैरिज इनवर्ड इंक्लूड होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस इंक्लूड होगा, और भी बहुत सारे खर्चे जो परचेस के समय हो जाते हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। किसमें, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड करके लिखेंगे अपन।
और फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा करने से हमारा पहला आंसर आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल इसे ही कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम इसे ही कहते हैं। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है चार्जेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। अच्छा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम, जिसका संबंध भाई प्रोडक्शन करते समय जो हमारे ऊपर चार्ज हो जाता है, प्रोडक्शन करते समय जो हमारे ऊपर चार्ज हो जाता है वह चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे हम कोई चीज यूनिट बना रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेशल डाइस इस्तेमाल की जाती है, तो डाइस की कॉस्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस कहलाती है। अगर हम प्रोडक्शन करते समय हम किसी व्यक्ति को रॉयल्टी दे रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, तो प्रोडक्शन के ऊपर अगर रॉयल्टी चुकाई जा रही तो रॉयल्टी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है, दूसरा आंसर, वो कहलाती है प्राइम कॉस्ट। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अब प्राइम कॉस्ट में आपको फैक्ट्री के खर्चे क्या करने हैं? ऐड करने। फैक्ट्री के खर्चे बोल दो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल दो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दो। तो फैक्ट्री के खर्चे बोलो, वर्क्स ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, ये जोड़ दो तो आपकी आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ जाएगी? ग्रॉस वर्क कॉस्ट बोलो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, आ गई। अब उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करना है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को घटाना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करेंगे, तो हमारी आ जाएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क कॉस्ट। एक बार नेट वर्क कॉस्ट आ गई हमारे पास, ये हमारा तीसरा आंसर होता है। उसमें हमें क्या करना है? ऑफिस के खर्चे जोड़ने, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जैसे ही हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ आंसर आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करना है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे, तब आ जाके हमारे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत। और इसमें अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं तो हमारी आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसको हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट, और इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रॉफिट तो हमारा आ जाएगा सेल्स। ये हो गई कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले हम MCQ पैटर्न की एग्जाम दे रहे हैं, हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, इस फॉर्मेट को बार बार देखना है और कॉस्ट शीट के ऊपर MCQ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको अपन देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आमतौर पर लागत पत्र तैयार करने के उद्देश्य से लागतों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भाई जब हम लागत पत्र तैयार कर रहे हैं, कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं, बात कॉस्ट शीट की चल रही है। अब लागत को वर्गीकरण किया जाता है। लागत का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? भाई इसे डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल में यूज हो रहा है, यह प्रोडक्शन में जो यूनिट बन रही है उस पर यूज हो रहा है और इसकी कीमत ज़्यादा है। इसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो प्रोडक्शन, यह मटेरियल वह है जो प्रोडक्शन पे यूज़ हो रहा है, इसकी कीमत कम है, या ये प्रोडक्शन पे यूज़ ही नहीं हो रहा है तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। यह डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन यूनिट बनाने में काम आ रही है, डायरेक्ट लेबर यूनिट बनाने में काम नहीं आ रही है, दूसरी जगह काम आ रही है, वॉचमैन वगैरह को जो पेमेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर। तो ये क्लासिफिकेशन जो आप करते हो वो कार्य के हिसाब से करते हो। किसके हिसाब से करते हो? फंक्शंस देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? कि भाई कोई खर्चा कहाँ जाएगा, ये फैक्ट्री में काम हो रहा है, ये बंदा जिसको हम पैसा दे रहे हैं तो फैक्ट्री में काम करता है तो फैक्ट्री ओवरहेड। ये बंदा जिसको हम पैसा दे रहे हैं या ये जो हम खर्चा कर रहे हैं ये तो सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर हो रहा है, इसलिए सेलिंग ओवरहेड। अरे ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो आप फंक्शंस देखते हो, आप कार्य देखते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर एग्जाम में आता है तो कैसा आता है देख लेते हैं। जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो हम टिक लगा देंगे फंक्शंस कि भाई कॉस्ट का क्लासिफिकेशन फंक्शंस के हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है प्लांट सुपरवाइजर को दिया जाने वाला वेतन का एक हिस्सा है। तो भैया अपने से पूछ रहा है एक हिस्सा है, नेचर सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ। अब बताओ प्लांट सुपरवाइजर जो होता है वो कहां होता है? फैक्ट्री में। प्लांट कहां होता है? जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है फैक्ट्री में, जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर फैक्ट्री में। तो प्लांट सुपरवाइजर को जो अपन पेमेंट कर रहे हैं, उसे जो हम सैलरी दे रहे हैं,
उसे हम जो सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि इसका संबंध फैक्ट्री से है, इसलिए यह कहलाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। यह कहलाने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड पे क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, तो प्लांट सुपरवाइजर को दिया जाने वाला वेतन फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखा परीक्षकों को, मतलब ऑडिटर्स की बात कर रहा है, को भुगतान किया गया लेखा परीक्षा शुल्क किसका हिस्सा है? ऑडिट फी पेड टू ऑडिटर्स इज पार्ट ऑफ। तो ऑडिट फी की बात चल रही है, ऑडिट फी अपन दे रहे हैं, तो किसका हिस्सा है ये? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहलाती है, यह ऑफिस एक्सपेंसेस कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहलाती है, यह व्यवस्थापन लागत कहलाती है। ऑडिट फी किसे कहते हैं? जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं उसको हम थर्ड व्यक्ति से चेक कराते हैं, तो वो जो थर्ड व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति आके चेक करता है, तो चेक करने के बाद बताता है कि क्या सही है क्या गलत है और जो गलती उसको कैसे सुधारा जा सकता है, सब सजेशन देता है। अच्छा, वो हमसे फी लेता है, ऑडिट फी। ऑडिट फी ऑफिस का खर्चा होता है, तो ऑडिट फी कहां आता है? ऑडिट फी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब फैक्ट्री स्टोर के क्रम, फैक्ट्री की बात चल रही है, फैक्ट्री स्टोर्स मतलब फैक्ट्री की बात चल रही है कि कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन का हिस्सा है। सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ इज पेड ऑफ। भाई फैक्ट्री स्टोर स्टाफ को आपने पेमेंट किया, तो यहां दिख गया फैक्ट्री, तो आ गया फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। फैक्ट्री स्टोर के कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन का हिस्सा है, तो यह फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है फैक्ट्री, वापस फैक्ट्री आ गया। फैक्ट्री श्रमिकों के लिए कैंटीन खर्च हिस्सा है। अब भाई फैक्ट्री में इतने सारे वर्कर काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फैक्ट्री के लोगों को चाय मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, उनका रिफ्रेशमेंट हो जाए, उसके लिए हम कैंटीन बना देते हैं। अब ये कैंटीन बनाया क्यों है? वो लिख रखा है कि फैक्ट्री के श्रमिकों के लिए, ताकि फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो अपनी एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उनके अंदर मोटिवेशन रहे, उनको कुछ हेल्प हो जाए। तो ये फैक्ट्री का खर्चा है। कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड ऑफ, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। फैक्ट्री के वर्करों के लिए कैंटीन है, फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है अ कंपनी पेज रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ट्रीटेड एज। भाई कंपनी रॉयल्टी दे रही है, ठीक है साहब, किसको दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, ठीक है। और रॉयल्टी देने के पीछे बेसिस क्या है? प्रोडक्शन, जितनी यूनिट बन रही है उसके ऊपर रॉयल्टी दी जा रही है। जैसे अपन मान लो कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, अपन बिहार की तरफ चले गए, तो कोयला जमीन से निकलता है, तो हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है। अब यहां रॉयल्टी अपन किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं अपन? रॉयल्टी आप दे रहे हो, प्रोडक्शन के लिए दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोडक्शन के लिए दे रहे हो ना, जितना आउटपुट होगा उतनी रॉयल्टी देंगे। तो फिर वो कहलाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कहलाती है चार्जेबल एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो या चार्जेबल एक्सपेंसेस कहो, कहलाती है। तो यहां सीधी सी बात है, कंपनी पेज रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगी, चार्जेबल एक्सपेंसेस कहलाएगी। तो यह चार्जेबल एक्सपेंसेस कहलाएगी, मतलब प्राइम कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट मतलब समझ में आता है ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगी और ये प्राइम कॉस्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गोदाम का किराया। अब गोदाम मतलब वेयर हाउस का किराया, तो गोदाम में क्या रखा जाता है? फिनिश गुड्स, ठीक है, वहां से रख के जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गोदाम का किराया किस लागत का हिस्सा है? क्योंकि गोदाम में रखते हैं फिनिश गुड्स, वहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो गोदाम का किराया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाता है, वितरण लागत कहलाता है। गोदाम का किराया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाता है। वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हिस्सा कहलाता है। तो गोदाम, गोदाम में फिनिश गुड्स रहती है, तैयार हो चुकी है, सप्लाई करना है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कहलाएगी। तो गोदाम का किराया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9। सभी प्रत्यक्ष लागतों का योग क्या कहलाता है? तो जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है ना, उनका टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्रत्यक्ष लागत मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका टोटल कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट कहलाता है, मतलब प्रधान लागत कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं प्रधान लागत। क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है वह प्राइम कॉस्ट कहलाता है, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है, तो प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लागत लेखांकन में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, किसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड किया ही नहीं है? उत्पादन लागत किया है, अभी कॉस्ट शीट देखा था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल, प्रोडक्ट कॉस्टिंग बिल्कुल, उत्पादन लागत। लाभ साझा करना ये नहीं आता है, लाभ साझा करना, देखो ये पहली बात तो इसको हटाता हूं। अपने को ये बताना है कि किसी वस्तु को शामिल नहीं किया गया, तो लाभ साझा करना शामिल नहीं किया गया, लाभ साझा करना शामिल नहीं किया गया। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है यहाँ कॉस्टिंग में, प्रॉफिट शेयरिंग करना हम नहीं सिखाते, ठीक है? प्रॉफिट निकालना सिखाते, प्रॉफिट बांटना नहीं सिखाते। तो अभी हमने क्या देखा? चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन हो गए, और अभी तक हमने क्या देखा? आज हमने कॉस्ट शीट को देखा। एग्जाम पास आ रही है, हर चीज को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, और आज हमने आपको कॉस्ट शीट का कंसेप्ट समझाया और कॉस्ट शीट के कुछ एमसीक्यू लिए, तो हमें समझ में आया कॉस्ट शीट मतलब लागत पत्र, उसको बनाने के तरीके, उसका पूरा फॉर्मेट हमने देखा, उससे रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर में जितनी भी बात आपको समझाई गई है समझ में आई होगी। फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ यूं ही बने रहिए, फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, थैंक यू।